वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आप सबका स्वागत है। सकाराम, वर्षा रानी, वेलकम ऑल। तो आप सभी का स्वागत है आईएफएस के यहाँ पे। और आज का जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन है ये, इस सेशन के अंदर हम जो भी है डिस्कस करने वाले हैं एक एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक के बारे में। और वैसे जूलॉजी से एक टॉपिक है ये, और जूलॉजी का ये टॉपिक है फेट मैप का। हमारी जो एसीएफ की एग्ज़ाम है, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की एग्ज़ाम है, उसमें जो जूलॉजी वाला पेपर है, उस जूलॉजी वाले पेपर में फेट मैप का जो भी एक पॉइंट दिया हुआ है, उस फेट मैप के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। सकाराम, जो आप कह रहे हैं कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज का जो लेक्चर है, वो लेक्चर आपका जो भी होगा वो 15 जनवरी को होगा। और वो लेक्चर 15 जनवरी को 2 बजे वापिस से जो भी होगा, क्योंकि कल के लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी जो भी है टेक्निकल एरर्स आई थी। तो वो जो टेक्निकल एरर्स आई थी, उन टेक्निकल एरर्स को हम करेक्ट करने वाले हैं। उन टेक्निकल एरर्स को हम जो भी है सही करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट है सेल बायोलॉजी के, प्रांशु सर, वो उसको करेक्ट करने वाले हैं। और उसको करेक्ट करके वो लेक्चर जो भी है रिपीट करेंगे आपके लिए। सम टेक्निकल एरर की वजह से उस लेक्चर को हम रिपीट करेंगे आपके लिए। और जो लेक्चर का टाइमिंग होगा, वो लेक्चर का टाइमिंग होगा 15 जनवरी को। आपका वो लेक्चर जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनलीज का लेक्चर है, वो लेक्चर 15 तारीख को दोपहर को 2 बजे होगा। ठीक है। यस के अकबर, गुड गुड इवनिंग यस के अकबर। तो चलिए अब हम जो भी है अब बात करते हैं हम एक एक करके जो भी है पॉइंट्स के बारे में। लेकिन जो भी हम पॉइंट्स के बारे में तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, हम टॉपिक के बारे में तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उन पॉइंट्स के बारे में या टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से भी पहले आप लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि एक जो भी है अनाउंसमेंट है, एक आप लोगों के लिए जो भी गुड न्यूज़ है। और उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है जो स्टूडेंट अभी तक वेट कर रहे थे कि आईएफएस का ऑफलाइन कोर्सेज कब स्टार्ट होगा। आईएफएस में ऑफलाइन कोर्सेज जो भी है स्टार्ट हो चुके हैं, और हम कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट जो भी उनका हो रहा है। और अनाउंसमेंट जो भी है हम आज कर, तो जोधपुर और पुणे दोनों ब्रांचेस के ऊपर ये जो भी कोर्स है वो कोर्स शुरू हो रहा है। तो दोनों दोनों ब्रांचेस के ऊपर लाइफ साइंस का भी ऑफलाइन कोर्स जो भी है, ऑफलाइन कोर्स से शुरू हो रहे हैं 1 फेब से। और पुणे ब्रांच के ऊपर भी 1 फेब से जो भी है शुरू हो रहे हैं। पुणे ब्रांच के अंदर लाइफ साइंस और केमिकल साइंस दोनों कोर्स शुरू हो रहे हैं। तो जोधपुर ब्रांच के अंदर जो भी है सिर्फ लाइफ साइंस का जो भी कोर्स है, कोर्स शुरू हो रहा है। वर्षा रानी, सकाराम, सोनू यादव, गुड इवनिंग सोनू, विजय सैन, गुड इवनिंग विजय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये आपके लिए जो भी है हमने ये दिया है। और देखिए कि रजिस्ट्रेशन जो भी है स्टार्ट हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि देखिए लिमिटेड सीट्स है। क्योंकि पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि हम कितने भी स्टूडेंट्स को एक क्लास के अंदर अलाउड करें। बहुत सारे स्टूडेंट को एक क्लास के अंदर हम अलाउड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कोविड की जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग को, और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है, कोविड की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप जो भी लिमिटेड सीट्स है, आप आपके दोस्तों के साथ जो भी है इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन ये जो भी अनाउंसमेंट के साथ अब हम जो भी है स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो आज का टॉपिक है हमारा फेट मैप। फेट मैप का मतलब क्या है? देखिए फेट मैप को हमने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया है कि फेट मैप का मतलब है इज द डायग्राम ऑफ एन एग और ब्लास्टुला। ये एक डायग्राम है एग की या ब्लास्टुला की, इंडिकेटिंग द फेट ऑफ ईच सेल और रीजन। हम हर एक सेल का फेट क्या होगा, वो आगे जाके फ्यूचर के अंदर वो सेल किस जो भी है ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट होगी एट लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये डायग्राम है एग या ब्लास्टुला का, जहां पे हम क्या करते हैं, इंडिकेटिंग द फेट ऑफ द ईच सेल और रीजन एट लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब समझाने की बात अगर आए
कि फेट मैप है, फेट मैप क्या है, उसको अगर हमें समझाना है तो समझाने के लिए हम बहुत सिंपल तरीके से जो भी एक्सप्लेन है एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि देखिए, अगर फेट मैप को ही हमें एक्सप्लेन करना है समझाने के लिए, तो इसे सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे जो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तो देखिए कि फेट मैप को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये हमारे पास में सिंप्लीफाइड तरीके से एक कोई एक एग है, या हम कह सकते हैं दिस वाज एन एम्ब्रियो, ये जो भी है एम्ब्रियो है। तो इस एम्ब्रियो के अंदर कई सारे जो भी हैं सेल्स हैं, ये ब्लास्टोला स्टेज का एम्ब्रियो है, और इस ब्लास्टोला स्टेज के सेल्स है वो कुछ अलग तरीके के अंदर कन्वर्ट, अलग जो भी है सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। यहाँ के जो सेल्स इस एम्ब्रियो के अंदर जो भी पड़े रहेंगे वो कुछ अलग फेट के अंदर जो भी है जाने वाले हैं, और फिर हम बात करेंगे कि यहाँ के जो सेल्स है वो भी कुछ अलग फेट के अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ के जो सेल्स है वो अलग फेट के अंदर जाने वाले, तो ये एम्ब्रियो है। और इस एम्ब्रियो के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ के जो भी है डिफरेंट जो रीजन्स है एम्ब्रियो के, या यहाँ के जो सेल्स है वो किस फेट के अंदर जाएंगे। कि जैसे कि अगर हम बात करें कि हो सकता है कि आगे जाके ये जो सेल्स है वो सेल्स, यहाँ के सेल्स जो भी है वो एक्टोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वो यहाँ के सेल्स हो सकता है कि वो आगे जाके एंडोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है कि यहाँ के सेल आगे जाके मीजोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो जो भी सेल लीनिएज को ट्रेस किया जाएगा, सेल लीनिएज को ट्रेस किया जाएगा कि एम्ब्रियो के अंदर के कहाँ के एम्ब्रियो के कौन से रीजन के सेल्स अडल्ट के अंदर आगे जाके कौन सा ऑर्गन जो भी बनाएंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो फेट मैप है, उस फेट मैप से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ फेट मैप। तो फेट मैप कोई बड़ी बात नहीं है। फेट मैप को हम सिंप्लीफाइड तरीके से अगर एक्सप्लेन करना चाहे व्हाट इज मीन बाय फेट मैप, तो फेट मैप को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज एन डायग्रामेटिक, so this was an diagrammatic or pictorial, this was a diagrammatic or pictorial representation of this is a pictorial or diagrammatic representation of, ठीक है पढ़ते हैं बस एक मिनट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। तो जो अर्ली एम्ब्रियोज हैं उन अर्ली एम्ब्रियोज का डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या कहते हैं, तो फेट मैप है, उस फेट मैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सवाल यही है कि ये जो फेट मैप है वो फेट मैप क्यों बनाने हैं, ये तो हमें पता चल गया। फेट मैप इसलिए डेवलप करना है क्योंकि फेट मैप डेवलप करने से हमें जो भी है सेल किस लीनिएजेस में जा रहे हैं ये जो भी पता चलता है। पूनम चौधरी गुड इवनिंग। अब ये बात है कि फेट मैप जो भी है, फेट मैप कैसे बनाए जाते हैं, या कैसे जो भी फेट मैप को ट्रेस करेंगे कि कौन से सेल जो भी किस तरीके से जो भी है कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए फेट मैप जो भी है कई सारे जो भी हम कह सकते हैं कि वेज हैं, कई सारे जो भी हैं हम कह सकते हैं टेक्निक्स हैं जिनसे फेट मैप बनाया जा सकता है। तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स, 5 different 5 different ways, 5 different ways to make a fate map। तो फेट मैप को अगर हमें बनाना है तो फेट मैप को बनाने के लिए देयर आर 5 डिफरेंट वेज, 5 डिफरेंट तरीके के वेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि फेट मैप है वो फेट मैप बना सकते हैं। बिल्कुल पंकज, उन्हीं के बारे में हम आगे बात करेंगे, ओग के बारे में बात करेंगे और वो सब बातें जो भी है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो भी है हम गिट के बारे में बात करें, फेट मैप के बारे में बात करें, तो 5 डिफरेंट वेज हैं फेट मैप को क्या करने के लिए, तो एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए फेट मैप को जो भी है अगर हमें पता करना है तो उसके लिए 5 डिफरेंट वेज है फेट मैप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो 5 डिफरेंट जो वेज हैं उन 5 डिफरेंट वेज के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे पहली अगर बात करें
तो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं कि जो फेट मैप को बनाना है, फेट मैप को ट्रेस करना है, तो फेट मैप को ट्रेस करने के लिए सबसे जो हम कह सकते हैं फर्स्टली जो बात कर सकते हैं, वो फर्स्टली बात किन के बारे में कर सकते हैं, वो है देर इज अ डायरेक्ट विजुलाइजेशन। तो फेट मैप क्या है ये हमने देखा। अब जो भी है फर्स्ट जो भी है टाइप है फेट मैप कैसे बनाया जाए उसके बारे में हम जो बात कर सकते हैं वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग एम्ब्रियोज। जो लिविंग एम्ब्रियोज हो गए उन लिविंग एम्ब्रियोज का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाए अंडर द माइक्रोस्कोप। कहाँ पे? तो अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के नीचे हम क्या कर सकते हैं कि अंडर द माइक्रोस्कोप जो भी है क्या किया जा सकता है कि जो भी है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एम्ब्रियोज का माइक्रोस्कोप के अंदर किया जा सकता है। ये सबसे पहले किसने किया था? तो ये सबसे पहले किया था एडविन, और एडविन कॉन्कलिन नाम के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने जो भी सी स्क्वेट एक टूनिकेट है, जिस सी स्क्वेट टूनिकेट है जिसका नाम है जिसका हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम है टाइला पर्टीटा, इसके ऊपर जो भी है उन्होंने जो भी है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इसका फेट मैप बनाया था। और ये कब बनाया था? 1905 में। तो 90 कविता वर्मा गुड इवनिंग। तो ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फेट मैप को अगर हमें ट्रेस करना है या फेट मैप प्रोड्यूस करना है तो फेट मैप बनाने के 5 डिफरेंट तरीके के वेज है, 5 वेज है। लेकिन ये 5 डिफरेंट तरीके के जो फेट मैप बनाने के जो वेज हैं, इन फेट मैप बनाने के 5 डिफरेंट तरीके के वेज के अंदर से जो पहला वे है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग एम्ब्रियोज। लिविंग एम्ब्रियोज का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना। कहाँ पे? तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन ये सबसे पहले किसने किया था? हो सकता है इसके ऊपर आपको सवाल बने, हो सकता है आपकी एग्जाम के अंदर इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि सबसे पहले जो भी फेट मैप डायरेक्ट विजुअलाइजेशन तरीके से किसने किया था। तो साइंटिस्ट का नाम है एडविन कॉन्कलिन, जिन्होंने सी स्क्वेट और उसी का बॉटनिकल नेम है स्टाइला पर्टीटा, जो कि हम कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द टूनिकेट। ये एक टूनिकेट है, इस टूनिकेट का उन्होंने क्या किया था? तो फेट मैप है वो फेट मैप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से किया था। और ये कब किया था? तो उन्होंने किया था 1905 में। ठीक है, अब देखिए कि यहां से क्वेश्चन आपके लिए रेज हो सकता है, लेकिन उन्होंने कैसे किया ये मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या किया था। कि जैसे कि सपोज समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो दिस वाज अ एम्ब्रियो, दिस वाज अ एम्ब्रियो जो भी है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए ये कि एम्ब्रियो हम बात करें। और ये एम्ब्रियो किसका है? तो दिस वाज एम्ब्रियो ऑफ अ टूनिकेट। ये जो भी एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो किसका है? तो टूनिकेट है, उस टूनिकेट का। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये जो टेक्निक है किसके लिए एप्लीकेबल हो सकती है? तो ये हम अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस टेक्निक, दिस वे इज यूजफुल फॉर ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स, ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स which having low number of cells, low number of cells in embryo। ये जो भी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन का जो अप्रोच है, ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन का अप्रोच उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके एम्ब्रियो के अंदर लो नंबर ऑफ सेल्स है। एंड जो भी है दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और भी आ जाती है कि हम कह सकते हैं कि दिस यूजफुल फॉर दिस यूज इन those organisms which embryo has naturally pigmented, तो ये हम कह सकते हैं कि उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जा सकता है। या डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से फेट मैप हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स का कर सकते हैं जिनके अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे देख के हम तभी कर सकते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो के अंदर लो नंबर ऑफ सेल्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो भी है एम्ब्रियो नेचुरली पिगमेंटेड होना चाहिए। मतलब ऐसे कि ये टूनिकेट का जो एम्ब्रियो है, इस टूनिकेट के एम्ब्रियो के अंदर देखा ये जाता है इसके अंदर नेचुरल जो भी है पिगमेंटेशन, वो नेचुरल पिगमेंटेशन देखा जाता है
कि इसके अंदर यहाँ पे जो भी है कुछ अलग तरीके के पिगमेंट देखा जाता है इस एम्ब्रियो के अंदर। यहाँ पे जो भी है इस एम्ब्रियो के अंदर जो भी है कुछ अलग, एम्ब्रियो के अंदर ये पोर्शन कुछ अलग से पिगमेंटेशन यहाँ पे देखा जाता है। एम्ब्रियो के इस पोर्शन जो भी है उस इस पोर्शन के अंदर कुछ अलग पिगमेंट, तो मतलब हर पोर्शन जो भी है इस एम्ब्रियो का वो अलग अलग तरीके से जो भी है क्या है तो पिगमेंटेड है। और एम्ब्रियो का जब पोर्शन ही अलग पिगमेंटेड है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो उन्हें एग्जामाइन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पिगमेंट्स जो भी है इस एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंशियल पिगमेंट्स है। और डिफरेंशियल पिगमेंट्स है तो जब ये एम्ब्रियो जो भी है वो एक सेल, अभी तो ये एक सेल का एम्ब्रियो है, जब हम देखेंगे कि ये एक सेल जो भी होगा वो एक सेल से क्या हो जाएगा, तो एक सेल से दो के अंदर कन्वर्ट होगा। दो से जो भी हम देखेंगे कि ये दो से चार के अंदर जो भी है कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक से हो जाएगा दो, दो से हो जाएंगे चार, चार से हो सकता है 8 हो जाए, 8 से हो सकता है 16 हो जाए, 16 से हो सकता है 32 सेल्स हो जाए। तो नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स जैसे बढ़ेंगे वैसे पिगमेंट है, पिगमेंट भी क्या होता चलेगा, तो पिगमेंट की अमाउंट भी कम होती चलेगी। जैसे जैसे पिगमेंट की अमाउंट कम होती चलेगी उतना हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी है लो नंबर ऑफ सेल्स है, वो लो नंबर ऑफ सेल्स होनी जरूरी है, और वो एम्ब्रियो कैसा होना जरूरी है, नेचुरली पिगमेंटेड होना जरूरी है। और ऐसा एक केस के अंदर देखा जाता है कि नेचुरली पिगमेंटेड एम्ब्रियो है, इसका है तो स्टाइला पर्टिटा का है। तो इनका जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो नेचुरली, इनका जो एम्ब्रियो है नेचुरली पिगमेंटेड एम्ब्रियो है, नेचुरली पिगमेंटेड एम्ब्रियो है, जिनके अंदर कई सारे जो भी है एम्ब्रियो के अंदर पिगमेंट देखे जाते हैं। उनमें से ये जो येलो पिगमेंट है वो येलो पिगमेंट के सेल्स मसल सेल्स है, उन मसल सेल्स का फॉर्मेशन कराते हैं। जो येलो पिगमेंट है वो किसका फॉर्मेशन कराता है, तो मसल सेल, उस मसल सेल्स की फॉर्मेशन वहां पे की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ लिविंग एम्ब्रियो जो है उनमें आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां से क्या बात याद रखनी है। एक तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो माइक्रोस्कोप के अंडर किया जाएगा, ये जो फेट मैप बनाने की टेक्निक है ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाएगी या उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये यूजफुल है कि जिन ऑर्गेनिजम्स का एम्ब्रियो नेचुरली पिगमेंटेड है, उन एम्ब्रियोज के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कैसे हैं, तो कम है। एक तो उनके लिए, और दूसरा इसमें से याद रखना है कि सबसे पहले जो भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से किस ऑर्गेनिज्म का जो भी है फेट मैप बनाया गया था, तो एक टूनिकेट है जिसका नाम है सी स्क्वेट, या उसी का जो भी साइंटिफिक नेम है स्टाइला पर्टिटा, 1905 में। और नेम ऑफ द साइंटिस्ट क्या है, तो एडविन कोंकलिन नाम की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो भी है इसे जो भी है सबसे पहले जो भी है डिफाइन किया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या कुछ टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का वेलकम है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। वर्षा रानी, सकाराम, सोनू यादव, विजय सेन, राजेंद्र राजपुरोहित, सोनू यादव, शुभांगी सिंह, पूनम चौधरी, पंकज, किरण पटेल, कविता वर्मा। अगर आपका कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर, विजय को तो क्लियर है, बाकी लोग। अच्छा ठीक है, न्यू स्टूडेंट, ओके प्रियंका, वर्षा रानी क्लियर, चलो ठीक। तो जो भी फेट मैप बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन देखिए ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है इसका लिमिटेशन है। ठीक है, जुंगाराम पटेल क्लियर, ओके जुंगाराम। पूजा वर्मा गुड इवनिंग। तो देखिए ये जो भी टेक्निक है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का जो वे है फेट मैप को ट्रेस करने के लिए, ये जो भी है इसके लिमिटेशंस है। कि क्या लिमिटेशंस है, इसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन तो ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कम होने चाहिए, और एम्ब्रियो नेचुरली पिगमेंटेड होना चाहिए। तो ये इसका क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिमिटेशंस है। तो इसके लिमिटेशंस क्या है,
तो लिमिटेशंस के अंदर ये जो वे है, इस वे का हम कह सकते हैं जो पहला वे है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का, इनके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस ये है, पहला लिमिटेशन ये है कि नंबर ऑफ सेल्स लो होने चाहिए। और दूसरा लिमिटेशन ये है कि नेचुरली पिगमेंटेड सेल्स, नेचुरली पिगमेंटेड सेल्स, या हम कह सकते हैं और अप्रोप्रिएटली कह सकते हैं नेचुरली पिगमेंटेड एम्ब्रियो होना चाहिए। नेचुरली मतलब अलग अलग डिफरेंट तरीके के लिमिटेशन। तो ये जो लिमिटेशन है दो, इनकी वजह से ये जो टेक्निक है ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि देखिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम ही होंगे ऐसी गारंटी नहीं है। जैसे कि हम ह्यूमन का एम्ब्रियो है और ह्यूमन एम्ब्रियो का फेट मैप अगर हमें ट्रेस करना है तो नंबर ऑफ सेल्स तो कम होते नहीं है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारा एम्ब्रियो नेचुरली पिगमेंटेड भी नहीं होगा, और हर ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो नेचुरली पिगमेंटेड ही हो ऐसा कोई वे नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए लिमिटेशंस है। अगर इस टेक्निक की लिमिटेशन है तो फिर हम एक दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर एक दूसरा वे क्या है? तो सेकंड वे जो है वो है देयर इज एन यूज ऑफ वाइटल डाइज। वाइटल डाइज का हम क्या कर सकते हैं? तो यूज कर सकते हैं। और वाइटल डाइज का यूज करके जो भी हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाइटल डाइज का इस्तेमाल करके जो भी है काम किया जा सकता है। और वाइटल डाइज का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था तो वो ओगट नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था। और ओगट ने 1929 के अंदर किया था। और ओगट ने किसे इस्तेमाल किया था? तो वाइटल डाइज को इस्तेमाल किया था। ठीक है, वाइटल डाइज का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय वाइटल डाइज? वाइटल डाइज हम कह रहे हैं कि अगर हम जो भी पहला वे है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का, वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वाइटल डाइज का। वाइटल डाइज का मतलब है वाइटल डाइज का मतलब है कि these are dyes which stain the cells, but not kill them। ये जो भी है ये सेल को जो भी स्टेन तो करते हैं, सेल को डिफरेंट तरीके के कलर से जो भी है स्टेन तो कर देंगे, लेकिन उनको क्या नहीं करते? किल नहीं करते। तो ऐसे वाइटल डाइज का मतलब होता है ऐसे जो भी है ये डाइज हैं जो सेल को कलर तो करेंगे, सेल को स्टेन तो करेंगे, लेकिन सेल को मारते नहीं है, सेल का किल नहीं करेंगे। तो ऐसे डाइज को हम क्या कहते हैं? वाइटल डाइज। ये वाइटल डाइज के कुछ एग्जाम्पल्स है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइटल डाइज। तो ये वाइटल डाइज है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्हें आप लोग जानते हैं। हो सकता है इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि वाइटल डाइज का इस्तेमाल करके सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने फेट मैप प्रोड्यूस किया था? तो ओगट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और वाइटल डाइज के एग्जांपल के अंदर कौन आएगा? यूओसिन है, प्रोपिडियम आयोडाइड है, ट्राइपेन ब्लू है, इरिथ्रोसाइन है, जेनस ग्रीन बी है। तो दीज आर सम नेम्स ऑफ अ वाइटल डाइज। यूओसिन हो, प्रोपिडियम आयोडाइड हो, ट्राइपेन ब्लू हो, इरिथ्रोसिन हो, या जेनस बी ग्रीन हो, दीज ऑल आर पर्टिकुलरली क्या है? तो ये वाइटल डाइज है। तो ये वाइटल डाइज का काम क्या है? तो वाइटल डाइज ये तो क्या करते हैं? स्टेन तो जरूर करेंगे, लेकिन ये जब स्टेन करेंगे तब क्या नहीं होगा? तो स्टेन करेंगे तो ये किल नहीं करेंगे। ये स्टेन तो करते हैं, सेल्स को स्टेन करते हैं, लेकिन किल नहीं करेंगे। तो ये वाइटल डाइज का इस्तेमाल करके भी फेट मैप प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आप कहोगे तो ओगट ने कैसे किया था? तो ओगट ने बहुत सिंपल तरीके से किया था। ओगट ने क्या किया था कि ओगट ने जो भी हम कह सकते हैं कि जो स्लाइड होती है माइक्रोस्कोप के नीचे, जो हम स्लाइड इस्तेमाल करते हैं, एक स्लाइड को लिया था। तो ओगट यूज अ स्लाइड, ग्लास स्लाइड। तो ये क्या है? तो दिस वाज अ ग्लास स्लाइड। ओगट ने कैसे फेट मैप बनाया था मैं आपको बता रहा हूँ। उसने क्या किया था? तो ग्लास स्लाइड को लिया, और ये जो ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर उसने क्या किया कि इस ग्लास स्लाइड के ऊपर उसने जो भी है जो भी एक कुछ स्प्रेड कर दिया। ओगट ने क्या स्प्रेड किया? तो इस ग्लास स्लाइड के ऊपर उसने जो भी ग्लास स्लाइड है, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर उसने अगार है, उस अगार को यहाँ पे क्या किया? तो अगार को जो भी है इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो यहाँ पे ग्लास स्लाइड है, और ग्लास स्लाइड के ऊपर ये क्या अप्लाई किया गया है? तो दिस वाज अगार।
एक आगार है, उस आगार को अप्लाई कर दिया। तो अगर आगार आप जानते हैं कि जब हम ग्लास स्लाइड के ऊपर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आरिफा जास्मीन, गुड इवनिंग आरिफा। तो अगार के ऊपर जैसे हम डालेंगे, ग्लास स्लाइड के ऊपर जो भी है अगार डालते, तो अगार क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट। आप क्या करते हैं कि इस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो अगार डाला है, उस अगार के ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं कि अगार के ऊपर यहाँ पे कुछ जो भी है इस्तेमाल करते हैं कि देयर इज एन यूज ऑफ सर्टन वाइटल डाइज, कि जो भी है अगार के ऊपर आप क्या करेंगे, कुछ वाइटल डाइज। सपोज जैसे कि यहाँ पे एक वाइटल डाई अप्लाई कर दी, और ये कौन सी वाइटल डाई डाल दी, तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कोई वाइटल डाई अप्लाई कर दी। ये जो भी पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर यहाँ पे जो भी है कुछ एक इस तरीके की वाइटल डाई जो भी है अप्लाई कर दी, ग्रीन वाली ही। देन अगर बात करें तो यहाँ पे एक कुछ अलग कर दी, ये रेड वाली जो भी वाइटल डाई है, उस वाइटल डाई का अप्लाई यहाँ पे जो भी रेड वाली वाइटल डाइज का क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या किया, पहले तो अगार को स्प्रेड किया, और अगार को स्प्रेड करने के बाद में जो अगार डाला है उस अगार के ऊपर क्या किया, तो इन्होंने, हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइटल डाइज अप्लाई की, और वाइटल डाइज अप्लाई करने के बाद में ये जो अगार है, इस अगार को इन्होंने कट कर दिया। क्या वाइटल डाइज, तो ग्लास स्लाइड, फिर अगार, और अगार के ऊपर क्या कर दिया है, तो वाइटल डाइज है, उन वाइटल डाइज अप्लाई कर दी। वाइटल डाइज, उन वाइटल डाइज को क्या किया, अप्लाई किया। और वाइटल डाइज को अप्लाई करने के बाद में क्या करते हैं, तो वाइटल डाइज को अप्लाई करने के बाद में कट करते हैं अगार को। अगार को क्या करेंगे, कट करेंगे, कट अगार इनटू पीसेस। तो ये जो भी है अगार है, उस अगार को क्या करते हैं, तो पीसेस, उस पीसेस के अंदर कट करते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर कट करते हैं। और अब क्या करेंगे, कट करके यहाँ पे जो भी है, सपोज समझाने के लिए आपको, यहाँ पे कोई एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के अंदर जो भी है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ सेल्स। ये एम्ब्रियो जो भी है, उस एम्ब्रियो के अंदर कई सारे सेल्स, वो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दिस वाज एन एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो नेचुरली कोई पिगमेंटेड नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। और हमें क्या करना है कि यहाँ की ये जो सेल्स है, ये सेल्स फ्यूचर के अंदर जाके कौन से सेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये पता करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो भी ओगट है, उस ओगट ने क्या किया कि ओगट ने यहाँ से ये जो भी है अगार, और अगार के ऊपर जो भी वाइटल डाइज वाला जो रीजन है, यहाँ से कट किया, और इस रीजन को क्या कर दिया कि इस रीजन को यहाँ से कट करके जो भी है अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो ये जो रीजन है अगार का, और जहाँ पे वाइटल डाइज अप्लाई की हमने, उस रीजन को इन्होंने कट किया, और उस रीजन को कट करके ये इसे कहाँ पे लेके आते हैं, तो इसे लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी है अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे अगार वाला पोर्शन यहाँ पे अप्लाई होगा कट करके, तो ये जो सेल्स है, यहाँ के सेल्स है, वो यहाँ के सेल्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ के सेल्स जो भी है वो ग्रीन कलर से स्टेन हो जाएंगे। तो ये जो भी पोर्शन है, इस पोर्शन के जो सेल्स है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ग्रीन कलर से, या ग्रीन जो फ्लोरोसेंट हमारी सॉरी वाइटल डाइज है उससे क्या हो जाएंगे, तो कलर हो जाएंगे। तो ग्रीन जो भी है उससे जो भी है क्या हो जाएंगे, तो कलर हो जाएंगे। अब जैसे ग्रीन, इससे वो जो भी है वहां पे लेबल हो गए, जो भी है फ्लोरोसिन या सॉरी जो भी है वाइटल डाइज, उस वाइटल डाइज से वो लेबल हो गए। तो वाइटल डाइज से लेबल होने के बाद में अब इनको क्या किया जा सकता है, तो इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है, और माइक्रोस्कोप के नीचे देख के अब इन्हें क्या किया जा सकता है, तो एनालाइज किया जा सकता है, और इनको हम कह सकते हैं कि अब जो भी है इनकी फेट मैपिंग की जा सकती है माइक्रोस्कोप के नीचे देख के। जो भी ये सेल, यहाँ के जो सेल्स है, ये फ्यूचर के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर कौन से तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बनाते हैं, ये ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये जो भी है इसका भी एक लिमिटेशन है, वाइटल डाइज का इस्तेमाल करने का भी एक लिमिटेशन है। क्या हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है, ये एक लिमिटेशन है। अब सवाल ये आएगा कि लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक ये है कि चलो हम वाइटल डाइज को इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन वाइटल डाइज के अंदर, वाइटल डाइज इस्तेमाल करने से हमें आगे जाके डाइल्यूशन फिनोमिनॉन देखा जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर कितना भी हम इस्तेमाल करें वाइटल डाइज का, तो जैसे जैसे आगे जाके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो वैसे वाइटल डाइज की अमाउंट क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी। और वाइटल डाइज की अगर अमाउंट कम होती चलेगी तो वहां पे क्या दिखाई देगा, डाइल्यूशन फिनोमिनॉन जो भी ऑब्जर्व होगा। तो ये हमने बात की किसके बारे में, तो ये बात हमने की कि वाइटल डाइज को इस्तेमाल करके जो भी है क्या किया जा सकता है, तो फेट मैप बनाया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
ये जो सेकंड वे हमने पढ़ा है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। है कोई डाउट, इसी तरीके का कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकते हैं। किरण पटेल, अच्छा चलो ठीक है, बाकी लोग। लर्निंग विद शेयरिंग, बिल्कुल डेवलपमेंटल बायोलॉजी के भी लेंगे, जरूर लेंगे। सकाराम सिर्वी क्लियर। अच्छा चलो ठीक है, तो आपके लिए अब चलो ठीक है, अब सबके लिए क्लियर है ना? चलो ठीक है, अब आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जो भी जवाब दीजिए कि क्वेश्चन जो भी है एक पूछा गया एक एग्जाम के अंदर। स्लाइड कट करने के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल, स्लाइड तो किरण पटेल स्लाइड को कट नहीं किया जाएगा, स्लाइड के ऊपर जो आगार है ना उस आगार को हम कट करेंगे, और आगार के छोटे छोटे पीसेस को कट करके एजेस से, मतलब उसके किनारे से हम छोटे छोटे पीस करके जिसके ऊपर वाइटल डाइज अप्लाई किया है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके लिए एक सवाल है और इस सवाल का जवाब दीजिए। एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि फेट मैपिंग विथ वाइटल डाई और एम्फीबियन एग्स वाज डन बाय, फेट मैपिंग जो भी है वाइटल डाइज का इस्तेमाल करके सबसे पहले किसने किया था? दीजिए सब लोग जवाब दीजिए। विजय सेन ए, ज्योति कुमारी डी, कैसे हो सकता है ज्योति कुमारी, अभी तो पढ़ा है। फेट मैपिंग वाइटल डाइज का इस्तेमाल करके वो कौन किया है, तो सबसे पहले किया है ओगट ने 1929 के अंदर, तो ओगट ने 1929 के अंदर जो भी ये किया हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ए, प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी डी कैसे हो सकता है प्रियंका, डी नहीं ए है, वोगट ने किया है 1929 के अंदर। राकेश, किरण पटेल, बिल्कुल सही, वोगट ने किया हुआ है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपकी भी एग्जाम के अंदर आने की संभावना है। ठीक है, इन दो जो भी है यूज, दो जो भी तरीके या दो तरीकों से पेट मैपिंग कैसे किया जाता है वो हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं देयर इज एन यूज ऑफ थर्ड जो वे है, वो थर्ड वे है देयर इज एन यूज ऑफ फ्लोरोसेंट डाइज। हम फ्लोरोसेंट डाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लोरोसेंट डाइज का इस्तेमाल करके भी फेट मैपिंग कर सकते हैं। और फ्लोरोसेंट डाइज को जो भी हम कह सकते हैं कि एक जो भी है फ्लोरोसेंट डाई है, और एक फ्लोरोसेंट डाई जो भी है उसका नाम क्या है, तो दिस वाज अ फ्लोरोसेंट डाई, ये एक फ्लोरोसेंट डाई है। और ये जो भी फ्लोरोसेंट डाई है इसका नाम है देरिज्म फ्लोरेसिन। तो ये जो फ्लोरेसेन है वो फ्लोरेसिन नाम की एक फ्लोरोसेंट डाई है। और फ्लोरेसिन क्या करती है कि ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंट है वो फ्लोरोसेंट दिखाती है, तो ये ग्रीन फ्लोरोसेंस को शो करेगी। तो ये ग्रीन फ्लोरोसेंस है, उस ग्रीन फ्लोरोसेंस को शो करने वाली डाई है फ्लोरेसिन नाम। हम फ्लोरोसेंट डाइज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए वाइटल डाइज के अंदर लिमिटेशन क्या था, वाइटल डाइज के अंदर ज्यादा डिवीजन होने से क्या होता था, तो वाइटल डाइज के अंदर जो भी डाइल्यूशन फिनोमिनन होता था। फ्लोरोसेंट डाइज को यूज करने का फायदा क्या है, तो फ्लोरोसेंट डाइज को यूज करने का फायदा ये है कि फ्लोरोसेंट डाइज जो भी है हम कह सकते हैं कि अगर मिनिमम अमाउंट के अंदर भी है फ्लोरोसेंट डाइज, फ्लोरोसेंट डाइज प्रेजेंट, फ्लोरोसेंट डाइज प्रेजेंट इवन इन स्मॉल अमाउंट, even in small amount, even in small amount, they shows fluorescence, they shows a fluorescence, they shows a fluorescence in presence of UV light। जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उस अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये क्या कर सकता है,
तो फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंस शो कर सकते हैं। तो फ्लोरेसेंट डाइज के अंदर वो डाइल्यूशन वाला प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोरेसेंट डाइज के अंदर हम बात कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो यूवी लाइट का इस्तेमाल करके अगर फ्लोरिस, जैसे कि एक फ्लोरेसेंट डाइज का एक एग्जांपल है, और फ्लोरेसेंट डाइज का एक एग्जांपल है फ्लोरेसिन। जो फ्लोरेसिन नाम की डाई है, ये किसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है? तो ये इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि अगर ये स्मॉल अमाउंट के अंदर है तो भी ये फ्लोरेसेंस इंटेंस जो भी है शो कर सकती है। इसे ट्रेस मैपिंग करना जो भी काफी आसान है। तो फ्लोरेसेंट डाइज का इस्तेमाल करके कैसे किया जा सकता है? तो सिंपल है कि अगर फ्लोरेसेंट डाइज का इस्तेमाल करें, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये जो भी एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के अंदर ये जो भी कई सारे सेल्स हैं, हमें ये जो सेल्स है, इन सेल्स का यहाँ पे जो भी है क्या करना है, तो इन्हीं सेल्स का फेट मैप को ट्रेस करना है। अगर इन्हीं सेल्स का अगर हमें फेट मैप है, फेट मैप ट्रेस करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फ्लोरेसिन नाम की जो फ्लोरेसेंट डाई है, उस फ्लोरेसिन नाम की फ्लोरेसेंट डाई को क्या कर सकते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लोरेसिन डाई की फ्लोरेसेंट डाई को इस्तेमाल करके, ये जो भी फ्लोरेसेंट डाई है, इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे जो भी है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां से जितने भी सेल बनेंगे, इन 3 सेल से जितने भी सेल बनेंगे, उनके अंदर कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा? फ्लोरेसिन डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फ्लोरेसिन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर, यहां से हम कह सकते हैं कि यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर यहां से कौन सा जो भी है फ्लोरेसेंस देखा जाएगा? तो ग्रीन फ्लोरेसेंस है, वो ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रीन फ्लोरेसेंस की जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमें देखी जानी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्लोरेसेंट डाइज का इस्तेमाल करेंगे। और फ्लोरेसेंट डाइज का इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? फ्लोरेसेंट डाइज को इस्तेमाल करने का जो भी इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज है कि अगर लो अमाउंट के अंदर है तो भी ये फ्लोरेसेंस शो करेगा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन हम बात ही कर सकते हैं कि अब देखिए कितना भी फ्लोरेसेंट जो भी है, फ्लोरेसिन नाम के फ्लोरेसेंट डाई को हम इस्तेमाल करें, लेकिन लिमिटेशन तो है। लिमिटेशन ये है कि कितने डिविजन्स तक ये रहेगा। क्योंकि देखिए एनिमल, जैसे कि हम, हाँ, ह्यूमन है, ह्यूमन का एम्ब्रियो है, और अर्ली स्टेज के अंदर ही हमने अगर लेबल कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो जाके डाइल्यूशन फिनोमिनॉन जो भी है वो ऑब्जर्व होगा ही होगा। क्योंकि जितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, जितने जो भी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ेंगे, वैसे डाइल्यूशन तो होने वाला। हाँ, लेकिन एक वन ऑफ द वे है कि वहां पे फ्लोरोसेंट डाइज का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्लोरोसेंट डाइज के अंदर जो भी हम बात करते हैं, फ्लोरेसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि फ्लोरेसिन टैग, फ्लोरेसिन टैग डेक्स्ट्रान इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लोरेसिन टैग डेक्स्ट्रान का जो भी है क्या किया जाता है, तो यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो दिस इज अबाउट यूज ऑफ फ्लोरेसेंट डाइज। फ्लोरेसेंट डाइज के इस्तेमाल करके किया जाता है। ठीक है, तो कोई आपको अगर कोई डाउट है इसमें कि फ्लोरेसेंट डाइज का इस्तेमाल करके कैसे पेट मैप को ट्रेस किया जा सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। है कोई डाउट आपको इसमें, तो आप पूछ सकते हैं जरूर। कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का आपके मन के अंदर कोई क्वेरी है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मिराल, हाय मिराल, सकाराम, क्लियर, बाकी लोग? चलो ठीक है। अब यूज ऑफ फ्लोरेसेंट डाइज के बाद जो नेक्स्ट है वो है देयर इज एन काइमेरिक एम्ब्रियोज। काइमेरिक एम्ब्रियोज बनाए जा सकते हैं। और काइमेरिक एम्ब्रियोज को जो इस्तेमाल किया है फेट में बनाने के लिए, वो किया है निकोले डोरीन नाम के साइंटिस्ट ने। तो दिस वाज एन साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया है कि काइमेरिक एम्ब्रियोज को इस्तेमाल किया है पेट मैप को। डेक्स्ट्रॉन मतलब एक शुगर है बेटा। किरण पटेल का सवाल है कि डेक्स्ट्रॉन का मतलब क्या है, तो डेक्स्ट्रॉन इज ए शुगर, और उसके साथ में टैग करके भेजा जाता है फ्लोरेसिन को। ठीक है, तो काइमेरिक एम्ब्रियोज को भी इस्तेमाल करके जो भी है हम कह सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, तो पेट में बनाया जा सकता है। इस काइमेरिक एम्ब्रियो का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है। काइमेरिक वर्ड का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है। कुलदीप, गुड इवनिंग कुलदीप। काइमेरिक काइमेरिक वर्ड का मतलब होता है दो चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? काइमेरिक कहा जाता है।
तो एक चिकवेल एक्सपेरिमेंट है, ये इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। ये चिकवेल एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए सिंपल है। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे ये चिक सपोज है और ये क्वेल है, उनका एम्ब्रियो है। तो ये जो भी है दो अलग अलग एम्ब्रियोज हैं। सखाराम का सवाल है कि फ्लोरोसेंट डाई किस साइंटिस्ट ने यूज किया था। सखाराम ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट का नाम हमें जो भी है नहीं पता, मतलब जो भी है हमारी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके अंदर कहीं पे नहीं कहा गया है। लेकिन बहुत सारे जो भी है साइंटिस्टों ने इसे इस्तेमाल किया था फ्लोरोसेंट डाइज को। तो किसी एक साइंटिस्ट का नाम बताना यहाँ पे हमारे लिए उचित नहीं होगा। सुरवीर सिंह, गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखिए कि ये जो चिकवेल एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो काइमेरा बनाया गया था, तो उसमें क्या कि एक ये जो एक यहाँ पे एक एम्ब्रियो है, दिस वाज एन क्वेल। ये जो भी है एक सॉरी, ये जो भी क्वेल का एम्ब्रियो है और ये जो भी है दिस वाज एन चिक एम्ब्रियो। ये क्वेल है और क्वेल के साथ चिक का एम्ब्रियो है। ये अलग अलग एम्ब्रियो है इस दो, ये चिक का एम्ब्रियो है और एक जो भी क्वेल का एम्ब्रियो है। अब ये क्या करते हैं, इन दो एम्ब्रियोज का क्या कराते हैं, तो वो हम कहते हैं कि पर्टिकुलरली काइमेरा बनाएंगे। मतलब जैसे कि समझाने के लिए यहाँ पे इस क्वेल के एम्ब्रियो के अंदर ये सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स है यहाँ पे इस एम्ब्रियो के अंदर। तो ये जो भी क्वेल के एम्ब्रियो के सेल्स हैं और ये जो भी चिक के एम्ब्रियो के सेल्स हैं, समझाने के लिए सिंप्लीफाइड तरीके से मैं ड्रॉ करूँ। वैसे डायग्रामेटिकली और भी आपको समझाऊँ लास्ट में जो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या किया था कि ये जो क्वेल के एम्ब्रियो के सेल्स है, उन क्वेल के एम्ब्रियो के कुछ सेल्स को जो भी उठाया था और इन्होंने जो भी क्वेल के एम्ब्रियो के कुछ सेल्स को उठा के कहाँ पे इस्तेमाल किया था, जो भी है वहाँ पे डाल के वो यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के उन्होंने कहाँ पे इस्तेमाल किया, तो क्वेल के सेल्स को यहाँ से उठाया और डाल दिया पर्टिकुलरली इस रीजन में। तो यहाँ पे क्वेल के सेल्स को लिया और क्वेल के सेल्स को लेके चिक के एम्ब्रियो के अंदर जो भी डाल दिया। अब देखिए चिक एंड क्वेल जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि चिक और क्वेल ये जो भी दोनों की दोनों बर्ड है, चिक एंड क्वेल का जो डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट है, उन चिक और क्वेल के अर्ली डेवलपमेंट काफी सिमिलर है। तो इनका जो भी अर्ली डेवलपमेंट है वो अर्ली डेवलपमेंट वाज वेरी सिमिलर। इनका जो भी अर्ली डेवलपमेंट है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वो काफी सिमिलर है। इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट काफी सिमिलर है और ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो भी है, दोनों जो भी है बर्ड्स है, तो ये दोनों बर्ड्स एक दूसरे से काफी जो भी फिनोटाइप हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो सिमिलर है। इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो भी काफी सिमिलर है। प्रियंका कुमारी का सवाल यहाँ पे है कि फ्लोरोसेंट डाइज का अमाउंट कितना यूज होता है। फ्लोरोसेंट डाइज का अमाउंट कितना यूज होता है ये हम नहीं पढ़ रहे बेटा, हम कोई एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो बस एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि किस कौन से वेज है पेट मैप को पता करने के लिए। ठीक है, और अगर आप जो भी उसे सर्च करना चाहें तो एक बार अगर आप पर्टिकुलर, फिर हमें बहुत प्रिसाइजली जाके प्रियंका उसके लिए सर्च करना पड़ेगा गूगल के ऊपर कि कितना अमाउंट के अंदर फ्लोरोसेंट डाइज इस्तेमाल करते हैं और वो एम्ब्रियो कितना है। तो पिको मोलार के अंदर या पिको जो भी है हम कह सकते हैं बहुत लो अमाउंट के अंदर इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि एम्ब्रियो की साइज बहुत छोटी होती है, तो वहां पे इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत लो अमाउंट के अंदर। लेकिन अब एग्जैक्टली कितना है हम नहीं बता पाएंगे, उसके लिए हमें एक बार गूगल करना जरूरी है। तो चिक एंड क्वेल का अर्ली डेवलपमेंट वेरी सिमिलर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि चिक क्वेल के कुछ सेल्स निकाले हैं और वो चिक के एम्ब्रियो के अंदर डाले। अब ये जो सेल्स है यहाँ के, जो ये क्वेल के सेल्स है, ये कहाँ पे है, चिक के एम्ब्रियो के अंदर है। तो ये अगर चिक का कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट होने के बाद में ये जो क्वेल के सेल्स है वो चिक के सेल्स के साथ साथ क्या हो जाएंगे, तो डेवलप हो जाएंगे। अब उसी को अगर एक्सप्लेन करें तो हम डायग्रामेटिकली कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कि ये जो भी है डोनर जो एम्ब्रियो है, वो क्वेल का एम्ब्रियो क्या है, तो डोनर है। तो जो चिक का एम्ब्रियो है वो क्या है, होस्ट है।
यहां से हमने क्या किए हैं, तो ये जो भी है क्वेल के एम्ब्रियो के जो सेल्स है, उन क्वेल के एम्ब्रियो की इन सेल्स को यहां से निकाला और ये कहां पे डाल दिए, तो यहाँ पे इस चिक के एम्ब्रियो के पास में डाल दिए। ठीक है, ये डालने के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे जो क्वेल के सेल्स है वो अलग से ही हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। ये जो क्वेल के सेल्स है वो कुछ अलग से ही यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब देखिए कंप्लीट जब डेवलपमेंट हो जाएगा, तो कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद में आप देखेंगे कि कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद में ये जो चिक है, उस चिक के पास में ये वाला जो भी पोर्शन है वो क्वेल की तरह दिखाई देगा, ब्लैक कलर। पूरा चिक देखिए व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है, और ये जो सेल्स है उन सेल्स की वजह से ये जो भी है चिक है, कुछ पोर्शन कैसा दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये चिक और क्वेल का एक्सपेरिमेंट है, उनसे जो भी हम पता कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होगी कि हमें ये तो चलो ठीक है फिनोटाइपिकली दिखाई दिया, ये जो भी काइमेरिक एम्ब्रियो है उन काइमेरिक एम्ब्रियो का ये ऑब्जर्वेशन जो भी फिनोटाइपिकली हुआ, लेकिन फिनोटाइपिकली ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम कुछ जो भी है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैसे पता करें। एक तो हम कहते हैं कि जो भी है क्वेल स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन से सेल एम्ब्रियो के अंदर क्वेल के है, उसके लिए क्वेल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्वेल स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा जो भी है कि न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का नेचर हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का नेचर कैसा है। हम कहते हैं कि जो क्वेल के सेल्स हैं उन क्वेल के सेल्स के अंदर डेंस न्यूक्लियस होता है, क्वेल के सेल के अंदर डेंस न्यूक्लियस होगा। और जो चिक के सेल्स हैं उन चिक के सेल्स के अंदर हम कह सकते हैं देयर इज एन स्पेयर न्यूक्लियस, देयर इज स्पेयर न्यूक्लियस। या हम कह सकते हैं कि जो भी है डेंस न्यूक्लियस नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूक्लियस जो भी देखा जाता है। तो इन दो बातों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, दीज आर टू, ये जो भी अभी हमने बातें की हैं, दीज आर टू distinguishing points between quell and chick cells. So these are two difference between chick and quell. मॉलिकुलर लेवल के ऊपर चिक और क्वेल का ये जो भी डिफरेंस हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि काइमेराज को इस्तेमाल कर सकते हैं और चिक क्वेल काइमेराज को इस्तेमाल करके हम पेट मैप को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें अगर चिक क्वेल एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई अगर आपको भूपेंद्र कुमार टेस्ट सीरीज चालू करवा, भूपेंद्र अभी इस एग्जाम के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम अभी तो टेस्ट सीरीज नहीं शुरू कर सकते, लेकिन अगली बार जब पेपर होगा तो उसके लिए ज़रूर हमारी तरफ से कोर्स भी इसके लिए प्रिपेयर होगा और टेस्ट सीरीज भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है भूपेंद्र, चलिए इस जो भी है काइमेरिक जो भी एम्ब्रियोज बनाने की जो भी है पेट मैप की जो भी प्रोसीजर है, इसके बारे में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो भी अभी हमने पढ़ाया उसके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ज़रूर। भूपेंद्र बिल्कुल, लेकिन अभी वो समय नहीं है हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए आपके लिए, लेकिन अगली बार जब भी एग्जाम होगा तो उसके लिए भूपेंद्र जरूर हमारी तरफ से जो भी प्लान होगा। और आपकी जो ये सजेशन है ये मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम को जो भी है बिल्कुल जो भी बताऊंगा, और अगर हो सके भूपेंद्र तो हम वो भी शुरू करेंगे। श्वेता शर्मा, हेलो गुड इवनिंग श्वेता। तो चलिए इसके अंदर कोई डाउट है आप तो बताइए, कोई क्लियर आपके लिए सबके लिए क्लियर है ये, या इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस, जो भी है चिक सेल जो भी है वो क्वेल सेल्स को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनका जो भी डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट, वो काफी सिमिलर है। यामिनी गुड इवनिंग, उपासना गुड इवनिंग, विकास गुड इवनिंग, भूपेंद्र कुमार। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा कॉलेज लेक्चरर का भूपेंद्र। काजल सैनी गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए ये जो भी है काइमेरिक एम्ब्रियोज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब काइमेरिक एम्ब्रियोज के बाद में हम बात कर सकते हैं कि एक और वे है, वो है ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेराज का।
और जो ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेराज का है उसको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो फ्रिम एंड उनके कलीग्स ने इस्तेमाल किया था 2012 में। और उन्होंने किसे इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने क्या किया था, ट्रांसजेनिक जो भी है काइमेराज का इस्तेमाल किया था, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन का इस्तेमाल किया था। और ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन या हम कह सकते हैं जीएफपी का, और जो जीएफपी है वो किससे आइसोलेट किया जाता है, तो जीएफपी इज आइसोलेटेड फ्रॉम द जेलीफिश, और उस जेलीफिश का नाम है देयर इज एन एक्वेरिया विक्टोरिया। हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर आए कि ये बताइए कि जो भी है जेलीफिश कहाँ से आइसोलेट किया जा सॉरी जीएफपी प्रोटीन कहाँ से आइसोलेट किया जाता है। तो जो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है वो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन किससे आइसोलेट किया जाता है, तो एक्वेरिया विक्टोरिया नाम की एक जेलीफिश है, वहां से इसे आइसोलेट किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल किया गया है फेट मैप को ट्रेस करने के लिए। और किसने इस्तेमाल किया, फ्रीम नाम के एक साइंटिस्ट ने 2012 में से जो भी इस्तेमाल किया है डीएनए काइमेराज जो भी ये प्रोड्यूस करके, ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेराज प्रोड्यूस करके जो भी है इसका इस्तेमाल किया गया। आप कहोगे सर इससे फेट मैप कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए सिंपल है कि क्या है आपके पास में यहाँ पे एक एम्ब्रियो है, ये जो भी है आपके पास में सिंपल से बताने के लिए एम्ब्रियो है। और इस एम्ब्रियो का जो भी हम कह सकते हैं कि हमें इस्तेमाल करना है इस एम्ब्रियो के अंदर डीएनए काइमेराज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब क्या है कि सपोज यहाँ की ये जो सेल्स है, सपोज समझाने के लिए ये जो एम्ब्रियो है हमारा, इस एम्ब्रियो के अंदर के ये जो सेल्स है यहाँ के, सपोज समझाने के लिए इन सेल्स के पास में ये जो सेल है, ये सेल्स किस लीनेज में जाते हैं, इन सेल से कौन सा ऑर्गन बनता है आगे जाके, ये हमें ट्रेस करना है। तो ये जो सेल्स है इन सेल्स को हमें क्या करना है, तो ट्रेस से ट्रेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काइमेरिक डीएनए जो भी बनाते हैं, हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक काइमेरिक डीएनए बनाने वाले, मतलब क्या करते हैं कि एक जीन ले रहे, और ये जीन किसका है, तो जीएफपी का जीन है, ग्रीन फ्लोरोसेंट जो भी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का जीन है, जीएफपी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का जीन है। और ये जो जीएफपी का जीन है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का जीन है, वो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के जीन को हम क्या करते हैं, तो इस ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के जीन को वायरस के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, वायरल जीनोम। और वायरल जीनोम कौन सा, तो हम कह सकते हैं कि वायरल जीनोम वो जो कि रेट्रोवायरसेस के जीनोम को हम इस्तेमाल करते हैं। रेट्रोवायरसेस क्यों, क्योंकि वो जाएंगे और होस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो ऐसे जो भी है वायरस के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो जीएफपी का जीन है, इस जीएफपी जीन को क्या कर दिया जाता है, तो जीएफपी जीन इज इंट्रोड्यूस इन वायरल जीनोम। और ये जो वायरस है, इस वायरस को क्या किया जाता है, तो वायरस का इन्फेक्शन किया जाता है। और इस वायरस का इन्फेक्शन कहाँ पे किया जाएगा, तो इस वायरस का इन्फेक्शन किया जाएगा इस होस्ट को। अगर इस होस्ट को इन्फेक्शन किया गया तो ये जो होस्ट है उन होस्ट में से हर सेल, ये जहां जहां पे ये इन्फेक्शन करेगा, जहां जहां ये वायरस इन्फेक्शन करेगा, वहां वहां पे क्या दिखाई देगा, तो वहां वहां से जीएफपी प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। और जहां जहां से जीएफपी प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, जहां जहां से ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, तो ये जो सेल्स होंगी, ये सेल्स क्या दिखाई देना शुरू करेगी, तो यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर, अगर यूवी लाइट है तो यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये हमें क्या दिखाई देना शुरू करेगी, तो ग्रीन फ्लोरोसेंस है, वो ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा जो भी है जीएफपी ट्रांसजेनिक इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांसजेनिक इसलिए कह रहे हो कि ये जो जीएफपी का जीन है वो उस एम्ब्रियो का जीन नहीं है। तो जो ट्रांसजेनिक क्यों कह रहे हैं, जो जीएफपी का जीन है वो तो किसका है, जेलीफिश का है। और वो जो जेलीफिश का जीन है उसको हमने लिया है, और उस जेलीफिश के जीन को हम कहां पे डाल रहे हैं, एम्ब्रियो में डाल रहे हैं। तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन एम्ब्रियो में डाल रहे हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जा रहा है, ट्रांसजेनिक कहा जा रहा है। और ये स्टेबल वे है फेट मैप को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों स्टेबल वे है फेट मैप को प्रोड्यूस करने के लिए, देखिए इनमें से हर सेल के अंदर जीएफपी का जीन इंटीग्रेट होगा, और इन सेल से जितने भी जी सेल बनेंगे उनमें से हर एक सेल क्या बनाएगा, ग्रीन फ्लोरोसेंस शो करेगा। और ग्रीन फ्लोरोसेंस शो करेगा तो यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन फ्लोरोसेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेराज भी बना सकते हैं, और उनके अंदर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, इसके अंदर कोई डाउट है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।
सुमैया खान, जो भी फेट मैप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अंदर आ सकता है। अगर आप जो भी है गेट लाइफ साइंस है और गेट लाइफ साइंस के अंदर अगर आप जूलॉजी है तो वहां से क्वेश्चन आ ही सकता है, इसके ऊपर नहीं आ सकता ऐसा नहीं है। तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर गेट ऑल्सो, ये गेट के लिए भी बेनिफिशियल जरूर है। तो कोई डाउट है आपको इसमें तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? क्लियर, चलो ठीक है। उपासना पाल क्लियर। तो ये जो भी है हमने टॉपिक पढ़ा। अब देखिए, अभी जो भी है जितने भी जो भी है स्टूडेंट्स अभी अभी जो भी ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमारी तरफ से एक न्यूज है। और न्यूज क्या है, देखिए ब्रेकिंग न्यूज है। आईएफएस जो भी है ऑफलाइन बैचेस जो भी स्टार्ट हो चुकी है, और आईएफएस ऑफलाइन बैचेस जो भी है सीएसआर नेट लाइफ साइंस और सीएसआर नेट केमिकल साइंस के लिए शुरू हो चुके हैं। जोधपुर में लाइफ साइंस के लिए और पुणे में लाइफ साइंस प्लस केमिकल साइंस के लिए बैचेस स्टार्ट जो भी है डेट अनाउंस हो चुका है। फर्स्ट फेब से जो भी बैचेस स्टार्ट होगी, लिमिटेड सीट्स है क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से सभी जो भी है प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं, उसकी वजह से लिमिटेड सीट्स से पूरी क्लास हम हमारी तरफ से जो भी फील नहीं होगी। तो आप जो भी है इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को जो भी है सबसे पहले चांस दिया जाएगा जो भी है इसके लिए, और लिमिटेड सीट्स है तो आपका रजिस्ट्रेशन जल्द ही करिएगा। सकाराम कह रहे कि जो भी है सीएसआर नेट का जो भी है रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उसका कोई जो भी है आइडिया नहीं है सकाराम, क्योंकि आना तो चाहिए जल्द से जल्द लेकिन कोई डेट हमारे पास नहीं है। श्वेता शर्मा, ऑफलाइन बैचेस दिल्ली में नहीं है हमारी, जोधपुर और पुणे में है। यहाँ पे जो भी है क्लासेस जो भी है शुरू हो जाएगी हमारी। हाँ, तो जो भी है विजय सैनी, हमने टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी जो भी करवाने ही वाले, अभी उन्हीं के ऊपर हम जो भी आने वाले, मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा। उपासना, ऑनलाइन तो चालू ही है लेकिन ऑफलाइन बैचेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और फर्स्ट फेब से जो भी बैचेस जो भी रन होगी, और लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुके हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम जैसे कि अभी विजय ने कहा कि जो भी है हमें क्वेश्चंस जो भी है ज्यादातर करने चाहिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आप जो भी है उस क्वेश्चंस का जवाब जो भी है दे दीजिए। जो भी है क्वेश्चंस में आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। एमआर बायोलॉजी जोधपुर में केमिकल साइंस का नहीं होगा, पुणे में होगा केमिकल साइंस, जोधपुर में सिर्फ लाइफ साइंस की जो भी कोचिंग है वो कोचिंग होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चंस आप लोगों से कुछ पूछता हूँ, और आप जो भी है क्वेश्चंस का जो भी है जवाब है वो जवाब दीजिए। क्वेश्चन ये है आपके लिए, देखिए सिंपल से क्वेश्चन है बहुत ही। ऑनलाइन क्लासेस 8 बजे शुरू होती है किरण, ठीक है। जो भी है पिंकेश दरिया कह रहे हैं एसीएफ का कितना सिलेबस कवर करेंगे, तो जितना हमारे से हो पाएगा आपकी एग्जाम तक पिंकेश हम करवाएंगे, ठीक है, जब तक एग्जाम जो भी आपकी नहीं होती तब तक। तो चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल से, बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूँ कि, चलो सखाराम सिर भी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ कर सकते हैं सखाराम, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो भी है आप लोग सभी जवाब देंगे ये उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो भी हम कहते हैं कि जो फेट मैप है, उन फेट मैप में से हम कह सकते हैं कि, ये चलो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए फ्रेम करते हैं अच्छी तरीके से। विच फेट मैप अप्रोच, विच फेट मैप अप्रोच was was more was stable approach more stable approach for fate map preparation। तो ऑप्शन में देता हूं आपको,
पहला ऑप्शन है कि वाइटल डाइज का इस्तेमाल करके, वाइटल डाइज। सेकंड है फ्लोरोसेंट डाइज, फ्लोरोसेंट डाइज। थर्ड है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। और फोर्थ है देयर इज एन काइमेरिक और ट्रांजेनिक, ट्रांजेनिक काइमेरा। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि मोस्ट स्टेबल अप्रोच है पेट मैप प्रोड्यूस करने के लिए? तो जवाब दीजिए सब लोग। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इसमें से क्या जवाब सही होगा। अच्छा, विजय फोर, कुलदीप फोर, श्वेता फोर। अच्छा, सकारामनिका फ्लोरोसेंट डाइज डी, चलो ठीक है, फ्लोरोसेंट डाइज। सोविक, ट्रांजेनिक, करण पटेल और भूपेंद्र कुमार वन। नहीं, तो ज्यादातर जो लोगों ने आंसर दिया है वही आंसर सही है कि जो स्टेबल वे है वो है ट्रांजेनिक काइमेरा प्रोड्यूस करना। क्योंकि इससे एक बार अगर हमने ट्रांजेनिक जो भी है बना दिया सेल को, तो उससे बनने वाले जो भी है अ, हर जो भी हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है कि पर्टिकुलरली जो सेल है उसे जो भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो सकता है। तो उसमें से फोर्थ आंसर वाज अ करेक्ट आंसर। तो फोर्थ आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। अब देखिए दूसरा एक और सवाल आपसे जो भी पूछते हैं, और जो दूसरा सवाल है आपसे वो ये है, बहुत ही सिंपल सवाल है। वो ये है कि लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन ऑफ ट्रांजेनिक और लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ, यूज ऑफ वाइटल डाइज। जो वाइटल डाइज है उन वाइटल डाइज के यूज जो किया जाता है, उस वाइटल डाइज को यूज किया जाता है, तो उसका लिमिटेशन, वो लिमिटेशन क्या है। तो वाइटल डाइज को जो यूज किया जाता है उसका लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशंस मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे ए बी सी और डी। तो पहला जो भी है ये है कि वाइटल डाइज दे किल द सेल्स, दे किल द सेल, कि ये सेल को किल करते हैं, ये लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है कि यहाँ पे डाइल्यूशन ऑब्जर्व होता है, डाइल्यूशन ऑब्जर्व। वाइटल डाइज का दूसरा लिमिटेशन है कि दे डोंट टेन सेल्स। फोर्थ ऑप्शन है कि वाइटल डाइज आर टॉक्सिक टू सेल। तो इनमें से क्या लिमिटेशन है वाइटल डाइज को यूज करने का, तो ये आप जो भी बताइए। मुजामिल ने जो भी है जवाब दिया है डाइल्यूशन। ओके मुजामिल बिल्कुल सही। आप बाकी लोग, बाकी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, तो क्या है डाइल्यूशन, बी 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 वॉज करेक्ट,
ठीक है, राइट। डाइल्यूशन जो भी है फिनोमेनॉन है। तो ये जो भी हमने पर्टिकुलरली इनके बारे में क्या किया, तो कंप्लीटली जो भी है बात पे बात की। तो मेजर जो है वो डाइल्यूशन ही इसका क्या है, तो आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के अंदर हम यहीं पे रुकते हैं। कल मॉर्निंग में जो भी है 10 बजे आपके साथ में लालजी सर जुड़ेंगे, जो जिम्नोस्पर्म आपको बताएंगे। और कल आफ्टरनून जो भी आफ्टरनून में 12 o'clock मैं आपके साथ में जो भी है वापस से एक बार आपके साथ में जुड़ूंगा। जीन रेगुलेशन जो टॉपिक है वो आपको जो भी है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। हम यहीं पे आज का जो भी टॉपिक है हमारा कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर जो भी है अच्छा रहा होगा। तो आप जो भी है, अगर लेक्चर आपके लिए बढ़िया रहा है, लेक्चर आपको पसंद आया, तो आप जो भी है लेक्चर को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू गाइस।